हर घंटे 88 लोगों का गायब होना इस देश में किसी बीमारी, आतंकवादी घटनाएं, त्रासदी या कोई नेचुरली क्लैमिटी से भी ज़्यादा है। लड़की किसी गांव से लव जिहाद में फंसा कर उसको लिया जाता है और खाड़ी देशों में उसको 35 लाख रुपए में कैसे बेचा जाता है। ये जो चौराहे पर जो बच्चे भीख मांगने का उद्योग बंद हो जाएगा तो बच्चे उठाना कम हो जाएगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, इस देश में चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए अनेकों मुद्दे हैं और आज मेरा मुद्दा मानव तस्करी को लेकर है, जिस पर शायद ही कुछ संस्था और कुछ लोग बात करते हैं। ना विपक्ष इस पर बात करता है, ना संसद में बहस होती है, लेकिन ये मुद्दा बेहद गंभीर मुद्दा है। आप लोगों ने केरला स्टोरी मूवी देखी होगी, जिसमें यही चीज़ उजागर की गई थी और 32,000 लड़कियां कैसे गायब हो गई और कैसे उनका धर्मांतरण हुआ, ये चीज़ दिखाई गई थी। अभी कुशीनगर में भी ऐसे केस है जहां लगातार महिला और बच्चे गायब होते हैं। बहरहाल पुरुष भी इसमें गायब होते हैं, लेकिन सर्वाधिक संख्या जो है महिलाओं की होती है और पुरुषों की होती है, और उनमें भी सर्वाधिक संख्या जो होती है वो हिंदू महिलाओं की होती है। अब इस पर बातचीत करने के लिए सुरेश चौहान के मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ये अपने चैनल के माध्यम से पूरी सीरीज भी चला रहे हैं। उस पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना गंभीर विषय है और हम लोगों को बात करनी चाहिए। एनजीओ भी तमाम खुले हुए हैं इस देश में जो इस पर बात करते हैं, लेकिन असर नाम मात्र का होता है। बहुत स्वागत है सर आपका। जय श्री राम। ये जो मुद्दा है मानव तस्करी का, ये गंभीर विषय है और शायद इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन बातचीत करने के लिए सरकार भी बचती है और इस देश का विपक्ष भी बचता है। आखिर क्यों? मीडिया भी बचता है। मीडिया भी बचता है, बिल्कुल। देखिए, मुद्दा पहले कितना गंभीर है ये समझना ज़रूरी है कि प्रति घंटा हर 60 मिनट में 88 लोग गायब होते हैं और हर साल 7 लाख से ज़्यादा। रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मरते हैं, जो कि इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। उससे तो 6 गुना बड़ा है। आतंकवादी घटनाएं इस देश में जितनी होती उससे ज़्यादा बड़ा है। नक्सलवादी घटनाएं जितनी होती उससे ज़्यादा बड़ा है। किसी महामारी में जितने लोग मरते उससे ज़्यादा बड़ा है। और ये लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही साल हुआ है। महामारी तो किसी साल आती है, कुछ महीने आके चली जाती है। ये लगातार हर घंटे 88 लोगों का गायब होना इस देश में किसी बीमारी, आतंकवादी घटनाएं, त्रासदी या कोई नेचुरली क्लैमिटी से भी ज़्यादा है। फिर भी कोई नहीं बोलता है। क्यों? या तो ये आम बात है या ये कुछ ऐसी बात है कि कई लोगों का मुंह बंद करती है। कौन है और कहाँ से करती है? पहले तो घटना की इस गंभीरता को समझ के ध्यान रखिए। इसका मुख्य कारण है कि एक व्यक्ति विदेशी व्यापार में, अंग के व्यापार में अगर बेचा जाता है तो उसके शरीर के सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक, स्किन, आँखें, गुर्दा, हार्ट, सब कुछ बेचा जाता है। उसकी कीमत कितनी होती है पता है? 12 करोड़ से ज़्यादा। तो जो एक व्यक्ति 12 करोड़ में बेचने वाली इंडस्ट्री है, वो नेता का संसद में मुंह बंद करती है, मीडिया का ताला लगवाती है, कई खबर ना आए, एनजीओ को चुप कराती है और सामाजिक संस्थाएं भी कोई इस पर कुछ नहीं बोलता है। इतना बड़ा मुद्दा है। मैंने पूरे आंकड़ों के साथ दिखाया कि दुनिया के कौन से मार्केट में कितने रुपए में क्या बेचता है। मैंने एमआरपी बताई, इससे सस्ते में भी बिकता है, लेकिन मैंने एमआरपी बताई कि इतने तक ये जाता है। तो एक व्यक्ति जब आता है, किसी को पकड़ के लाया जाता है और उसके अंगों को खोल दिया जाता है और उसको बेचना होता है, तो उसके हर एक की लाइफ है कि हार्ट कितने घंटे के अंदर किसी दूसरे पेशेंट में जाना चाहिए, आँखें कितने घंटे के अंदर जानी चाहिए, क्या खून कितने देर में जाना चाहिए। तो इसका मतलब एक संगठित बड़ा माफिया है जिसके पास पेशेंट भी है और जिसके पास जीवित लोग लाकर काटकर उनको ट्रांसफर भी किया जाता है उनके अंगों को। तो इतना बड़ा मुद्दा है और इसके पीछे केवल मानव तस्करी से अंगों की तस्करी एक पहलू है। दूसरा पहलू है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वेश्यावृत्ति, जिस पर मेरा आज दूसरा एपिसोड जाने वाला है। और उस पर मैं बताऊंगा कि एक लड़की किसी गांव से लव जिहाद में फंसा कर उसको लिया जाता है और खाड़ी देशों में उसको 35 लाख रुपए में कैसे बेचा जाता है। तो ये 5 से 6 स्तरों पर जब ये लड़की बेची जाती है तो हर एजेंट को उसमें कितना पैसा मिलता है, और ये जब अमेरिका या यूरोप जाती है तो उसका और कितना पैसा होता है, अफ्रीका में जाती है तो कितना होता है। दुर्भाग्य से इसका रेट आज भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है।
सर ये केस वो हैं जो उजागर हो जाता है, जैसे आपने जिक्र किया कि लड़के का ये मैं केस सब जो है, बता न रहा हूँ जाने ये ऐसे FIR है। मतलब मैं जो अभी आंकड़े आपके सामने बता रहा हूँ ये सारे FIR है। और जो दब जाते हैं वो तो कितने केस होते होंगे। उसकी तो कल्पना भी नहीं। बहरहाल हम भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं, सबसे बड़ा चुनाव इस देश में होता है, तो ये चीज़ें लोकतंत्र पर हावी होनी चाहिए। देखिए ना, अब राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ कितना बोलते हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस नहीं बोल रही है। वो क्यों मोदी सरकार को इस पे घेर नहीं रही है कि हर घंटे 88 लोग गायब हो रहे, कहाँ हैं? तो उनका कांग्रेस का मुंह किसने बंद किया? समाजवादी पार्टी इस पे क्यों नहीं बोल रही? मतलब सारे दलों की बात मैं कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या जो इलेक्शन बॉन्ड दिए जाते हैं राजनीतिक दलों को, उसके पीछे ये मानव तस्करी के माफिया का तो पैसा नहीं लगा है? विपक्ष का मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर विपक्ष से तो सवाल बनता भी है, जो सत्ता पक्ष है सत्ता वो को क्यों तो इस हम पर पूछ बात ही नहीं रहे कर हैं रहा ना। है, सत्ता पक्ष को जिसको तो हम हिंदुवादी सरकार भी बोलते हैं। और दुर्भाग्य से हम सत्ता को तो पूछ रहे, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो लोग गायब हो रहे हैं इसमें मेजॉरिटी संख्या 90% से ज़्यादा हिंदू की है और इसमें 75% महिलाएं हैं। तो सोचिए, मतलब इसकी त्रासदी की गंभीरता को आप समझिए कि कितनी बड़ी है। मतलब 88 में अगर 80 हिंदू हैं तो वे तो हिंदू भी तो जा रहे हैं ना। और जब एक हिंदू लड़की कम होती है तो उसके द्वारा जो हिंदू धर्म में बच्चे पैदा होने की संभावना थी, जिसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं, वो भी तो डाउन हो जाता है। तो मतलब एक हिंदू केवल कम नहीं होता है, तो हिंदू की अगली पैदाइश बढ़ने की संभावना भी घट जाती है। तो ये हिंदू के लिए तो समस्या है ही, लेकिन मैं इसको मानवता के दृष्टिकोण से भी जब कह रहा हूँ तो भी ये महामारी से भी बड़ी महात्रासदी है। लोग गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं इस विषय को। हाँ, लोग ले रहे। लोगों के सामने जब मेरा प्रोमो हिट हुआ, मैंने पहला एपिसोड किया, उस पर आप कमेंट देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया देखिए। हालांकि 50 सांसदों ने मेरा ये शो का समर्थन किया है और कहा है, उसमें सारे राजनीतिक दलों के लोग हैं, लेकिन हमने शो करने के बाद बोल रहे हैं ना, पहले क्यों नहीं बोल रहे? ये मुद्दा है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता ने इस विषय पर बहुत बड़े पैमाने पर हुंकार भरने की ज़रूरत है। सोचिए, किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो कितनी खुशी होती है, मिठाई बांटता है। वैसे भी एक बच्चा जन्म लेने के लिए आज हिंदू को तो बहुत बड़ा खर्चा है। एक डिलीवरी उसको लाख रुपए में पड़ जाती है, फिर उसको वो बढ़ाता है 2 4 6 साल महीने का साल का करता है और फिर वो गायब हो जाता है, क्योंकि गायब होने वालों में सबसे बड़ी संख्या बच्चों की है। तो एक बच्चा कई लाख रुपए में एक हिंदू परिवार को पड़ता है और उसकी इमोशन, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और मैंने इसको नाम दिया है ऑपरेशन सौदाए इंसान। इंसान का सौदा कैसे हो रहा है। समस्या गंभीर है, समाधान नहीं दिखाई देता, क्योंकि आप सीरीज चलाएंगे, मूवीज भी बनती हैं, हम लोग भी उन्हीं पर चला देंगे, लोग जागरूक भी हो जाएंगे। समाधान ये है कि जो विभिन्न चौकों पर और सिग्नल पर भीख मांगने के लिए बच्चे दिखते हैं ना, इस पर प्रतिबंध करिए। ये रैकेट चलाने वाले लोगों को आप NSA लगाइए। जिस दिन आप ये लगाएंगे तो ये जो चौराहे पर जो बच्चे भीख मांगने का उद्योग बंद हो जाएगा, तो बच्चे उठाना कम हो जाएगा। सर फिर फंडामेंटल राइट्स के लिए जो NGO चल रहे हैं वो आगे आएंगे कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये एक तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है। ये वही NGO है जिनको यांगों का पैसा का कमीशन मिलता है। आपको नेशनल पॉलिसी बनाते समय ऐसी कठोरता लानी पड़ेगी। दूसरा, जिस पुलिस स्टेशन की एरिया से ये कार्रवाई हो रही है, लोग जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करिए। अभी मैं आपने कुशीनगर का उल्लेख किया, हम देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट को निकाले तो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, फिर महाराष्ट्र। तो इन यहाँ की सरकारों को इसको एकदम टॉप प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और यहाँ के अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश निकालना चाहिए कि जिस कलेक्टर के यहाँ से बच्चे जाएंगे वहाँ पर कार्रवाई होगी। वो नीचे आदेश निकाले कि जिस पुलिस स्टेशन की एरिया से जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। क्यों नहीं हो सकता? इस पर कोई नेशनल मिशन ही नहीं है ना। तो आप समझिए, आप एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए ये त्रासदी होती तो हमारा हेलीकॉप्टर जाता है, एयरक्राफ्ट जाता है, विदेश में हमारे लोग फंसे हैं, उनके ऊपर हम करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको बचाते हैं, और दूसरी तरफ हर घंटे 88 लोग जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा विरोधाभास है ना। लेकिन तो कानून उपाय हमने सजेस्ट किए हैं, एक नहीं कई उपाय, जिसमें से चौराहे पर भीख मांगने से लेकर आइडेंटिफिकेशन को लेकर हम कह रहे हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन किया जाए। विदेश जाने की जो प्रक्रिया बहुत आसान है उसको सख्त किया जाए। कानून इस पर सख्त किया जाए। आज तो कानून यूँ है कि अगर किसी को बच्चा चोरी में पकड़ा लिया जाता है तो उसको यूँ ही ज़मानत मिल जाती है।
तो ये अपराध की गंभीरता को समझना ज़रूरी है। घुसपैठ भी एक बड़ी समस्या है इन चीज़ों को हाँ, लेकर। बिल्कुल है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन घुसपैठ एक अलग मुद्दा है। ये मुद्दा तो हमारे लोगों की घटती संख्या का है ना। मतलब घुसपैठिए जो होते हैं शायद वो इन चीज़ों में ज़्यादा लिप्त हों, बच्चा चुराने में, मतलब लड़कियों को गायब कोई करवाने में, व्यक्ति इस तस्करी देश में। का, कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक है और एक सम्मानित नागरिक ऐसे अपराध नहीं करेगा। लेकिन एक घुसपैठिया जिसको इस देश में सस्टेन करना है कुछ भी करके, उसको इस देश में भेजकर उससे ऐसे अपराध करवाने की संभावना ज़्यादा रहेगी, और जो है इसलिए इसमें घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का सबसे बड़ा हाथ है। अभी तक जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो 24 घंटे पहले दिल्ली में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें वो मेजॉरिटी घुसपैठी है। अब तक हमने जितना विश्लेषण किया उसमें जो टूल है वो आप सही कह रहे हैं कि वो घुसपैठिए ही ये चोरी बच्चे उठाने के काम के पीछे हैं, क्योंकि उस शहर के नहीं होते, उस गांव के नहीं होते। बड़े आसानी से एक नए व्यक्ति को नए जगह पर जाकर अपराध करना आसान हो जाता है। लेकिन सर जो समाधान आपने दिया ना कि सबसे पहले जो चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चे हैं, घुसपैठिए हैं, इनको अगर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल होगा जिनके सर पे कांग्रेस जैसे सत्ताधारियों का हाथ है और बड़े बड़े एनजीओ का हाथ है। ममता बनर्जी जी हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि घुसपैठिए बंगाल से जाएं, तो ये पॉसिबल कैसे होगा? देखिए, मैंने कहा ना, ये इसको नेशनल मिशन के तौर पर जब तक आप नहीं लेंगे तब तक ये नहीं होगा। मतलब एक तरफ हमारे देश में करोड़ों लोग घुस रहे हैं मुसलमान, और दूसरी तरफ हमारे करोड़ों लोग कम हो रहे हैं, तो हम तो दोनों तरफ से नुकसान में है ना। समझ रहे हैं ना आप? मतलब हर घंटे घुसने वालों की संख्या ज़्यादा और हर घंटे इस देश से गायब होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा, तो दोनों में तो हमारा नुकसान हो रहा है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो लोग हैं इसमें, हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ, वही प्रताड़ित हो रहा है इस देश में। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हालांकि मैंने अभी इसके आंकड़ों में हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं बताई है। मैं इसको पहले एक ह्यूमन त्रासदी के तौर पर रखना चाहता हूँ, और फिर मैं इसके पीछे के आंकड़ों के ऊपर जाकर इसका डेमोग्राफी पे क्या असर पड़ेगा, उसका हिंदू जनसंख्या पर क्या असर पड़ेगा, और हिंदू देश जो अभी हम कह रहे पीयू रिसर्च सेंटर जैसी एजेंसियाँ कह रहे कि हम 47 में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, वो तो 37 के पहले हो जाएगा, 10 साल पहले कम हो जाएगा। लेकिन सर उन लोगों के क्या जो ऐसे मुद्दों को एक नैरेटिव लेकर चलते हैं कि ये मात्र एक नैरेटिव है हिंदुत्व का, भाजपा का, नैरेटिव को चेंज करने के लिए इसका, मैं तो भाजपा को खड़े कर रहा हूँ ना। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्यों में ज़्यादा जगह उनकी सरकार। मैं तो यहाँ दल नहीं देखकर बात कर रहा हूँ, मैं देश देखकर बात कर रहा हूँ और दिल की बात कर रहा हूँ। और इसलिए इस पर जनता ने आवाज़ उठाना चाहिए। जैसे आपको लगा कि ये मुद्दा अच्छा है और इस पर आपने मेरे से बात करनी चाहिए, मैं आपको दे रहा हूँ, तो बाकी यूट्यूबर भी आए, हम उनको ये सारे आंकड़े देने के लिए तैयार है। इस देश का सारा सोशल मीडिया और सारे इन्फ्लुएंसर भी तय करेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए। तो पैसे के मोह से या दबाव से या विदेशी एनजीओ के प्रभाव में जो मीडिया मौन है वो भी बोलने लगेगा, या वो नहीं भी बोलेगा तो भी नेशनल नैरेटिव चेंज हो जाएगा। कितना असर मान के चल रहे हैं अगर सारे यूट्यूबर्स भी इस मुद्दे को चलाएं, मीडिया चलाए, कितना असर हो पाएगा? मैं तो कहता हूँ कि सुदर्शन के बोलने से भी असर हुआ है। 50 सांसद तो अभी तक हमारे कैमरे पे बोल गए ना, जब से हमने इस मुद्दे को उठाया। 50 और वो तो इतने अवेलेबल है दिल्ली में, इसलिए इतने ने बोला है। लोग बोलेंगे, लेकिन इसको और गर्म करना चाहिए, टेम्परेचर और बढ़ाना चाहिए, तभी होगा। मतलब मजहबी, मैं तो 4 एपिसोड करके इसका पहला सीरीज रोक दूंगा, फिर मैं अगली सीरीज को तब जाऊंगा जब इसमें मैं और ज़्यादा मंथन करूंगा, इसके और पैटर्न लोगों के सामने लाऊंगा। जब से मैंने इस प्रोमो को डाला है और जब से सोशल मीडिया पर, चैनल पर ये चला है, तो हमको कई एक्टिविस्ट भी फ़ोन करके कह रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, कई पीड़ित कर रहे हैं। अभी हमारे चैनल पर ह्यूमन राइट वालों ने और बाल आयोग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अरे हम तो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन इस पर इतना आवाज़ नहीं उठ रहा था, वो एक एपिसोड ने उठा दिया है। तो लोग, आशा जगी है, लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं। अभी मेरठ से एक परिवार आ रहा है जिनकी बच्ची गायब है, तो एक एपिसोड ने ही अगर इतना माहौल बनाया तो 4 से और बनेगा, और आप सब लोग साथ अगर देंगे, और देखने वालों को भी मैं कहूँगा कि इसमें अगर वो साथ देंगे तो ये मुद्दा हम बनाएंगे देश का। और आपको तो वैसे भी पता है, मैंने महाराष्ट्र में पिछले दिनों घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, तो आप मेरी प्रतिक्रिया लेने आए थे, इसी जगह पर खड़े होकर मैंने आपको दी थी। तब घुसपैठ मुद्दा नहीं था देश में, लेकिन सुदर्शन ने उठाया तो आज देश का मुद्दा बना है। PM को, HM को बोलना पड़ रहा है, सब बोल रहे हैं। तो जब मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ तो मुझे विश्वास है कि ये मुद्दा नेशनल डिस्कोर्स बनेगा, हम बनाएंगे। लेकिन सर जैसे आप जगाने की बात करें, लोगों को उठाने की बात कर रहे हैं, कानून ऑलरेडी है इन सब चीज़ों पर, NGO भी चल रहे हैं, तो लोगों को अब सड़कों पर उतारना, अंग्रेजों के ज़माने के कानून है, बदलाव चाहते हैं, कानून बदलना चाहिए, उसके सिवा कोई समाधान नहीं।
कानून बदला कैसे जाएगा? संसद में बदला जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, संसद में बहस नहीं होती इस मुद्दे होगी पे। ना अभी हम कैंपेन का एक सोल्यूशन ये चलाने वाले हैं कि जो लोग हमसे सहमत है अपने सांसद को फ़ोन करें, ऑडियो रिकॉर्ड करें, हमको भेजें। अगर वो सांसद संसद में ये मुद्दा नहीं उठाता है तो हम उसको टीवी पे चला देंगे। मजहबी तूल देना मानव तस्करी को लेकर, ये सही रहेगा या सिर्फ कानून बदलने मैं से? तो मजहबी दे ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मजहबी है इसके पीछे, हिंदू ही क्यों जा रहे हैं? अगर गरीबी कारण है तो गरीबी मुसलमानों में ज़्यादा है, आप कह रहे हैं, तो मुसलमानों के बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? फिर हिंदू के क्यों जा रहे हैं? खाड़ी देशों में क्यों जा रहे हैं? और नेपाल और हिंदुस्तानी शिकार क्यों है? क्योंकि हिंदू है। इसमें एक भी एंगल और है मजहबी। इसमें एक हलाल अंग नाम का प्रकार है, मतलब जो व्यक्ति सुअर का मांस नहीं खाता, ऐसे व्यक्ति के अंग ज़्यादा महंगे होते हैं और वो हिंदू के होते हैं, इसलिए हिंदू के अंगों की कीमत ज़्यादा है। तो मजहबी अंग और भी कई इसके पीछे के मजहबी एंगल इसमें है। लेकिन सर्वाधिक ट्रस्ट अगर किसी पे किया तो वो मुसलमान होता है जो सुअर नहीं खाता। हाँ, लेकिन जो रेट है हलाल अंगों का, वो मुसलमान से, क्योंकि उसमें शिया सुन्नी का नहीं लगाना चाहता, सुन्नी शिया का नहीं लगाना चाहता, वो अहमदी का नहीं लगाना चाहता, वो नहीं चाहते कि ये इजरायली जूस का आ जाए, तो आसान है हिंदू का। ये डेटा भी आपको कहीं से मिल रहा है कि ऐसी भी डिमांड होती है ब्लैक मार्केट में कि ऐसे अंग ज़्यादा महंगा मिलेंगे? शो देखिए, मैं उसमें सारा हलाल इकोनॉमी इसके पीछे दिखाने वाला हूँ। मतलब मार्केट में हलाल चीज़ें बहुत सुनी है, एक मॉल में भी आया था, अभी मेरठ में एक सोसाइटी भी बन रही है वो पूरी हलाल होने वाली है, महाराष्ट्र में भी बन रही है। आपने हमने उठाया तो तोड़ दी, अब्दुल्ला सोसाइटी, लेकिन महाराष्ट्र की नहीं टूटी। खैर, तो ये 4 एपिसोड देखिए, 4 एपिसोड के साथ साथ इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लिखिए। बाकी यूट्यूबर को भी मैं तो कितना भी समय देने के लिए तैयार हूँ। सामान्यतः मैं यूट्यूब पर ज़्यादा समय नहीं देता लोगों को, लेकिन इस मुद्दे के लिए मैं कितना भी समय देने के लिए तैयार हूँ। जो आएगा मैं उसके साथ बोलूँगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये वाकई गंभीर विषय है मानव तस्करी, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 7.7 लाख लोग हर साल गायब हो जाते हैं, जिसमें जैसे सर ने बताया कि टॉप लेवल पर बंगाल से गायब होते हैं, महाराष्ट्र से गायब होते हैं, केरला से गायब होते हैं। ये टॉप स्टेट के लोग हैं जहाँ से गायब होते हैं। तो शायद राज्य सरकारों को इस पर कदम उठाना चाहिए और केंद्र सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। जैसा कि बात होती है कि ना विपक्ष और ना पक्ष, दोनों में से कोई इस विषय पर संसद में बहस नहीं करता है। कानून बदलने की भी आवश्यकता हो तो कानून बदलिए, लेकिन ये जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, इसमें से ये समस्या जड़ से खत्म होनी चाहिए। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।